कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है। इस गांव में हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जिसकी लोग पूजा कर रहे थे। दरअसल ये लड़की इस गांव की सबसे पवित्र लड़की थी, ऐसा इन लोगों का मानना था और ये सभी लोग इसलिए उसका पूजा करते थे। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें काफी समय के बाद सिस्टर नार्सिसा को दिखाया जाता है। ये वही पवित्र लड़की है जिसे आपने मूवी की शुरुआत में देखा था। सिस्टर होलिया उनके पास आती हैं और उन्हें इस संस्था के बारे में बताती हैं। वो बताती हैं कि यहाँ पर बहुत सारी अनाथ लड़कियाँ आ करके अपना काम करती हैं और रहती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन लोगों को यहाँ पर जबरदस्ती रखा गया है। ये लोग जीवन भर भगवान की सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसके बाद नार्सिसा की मुलाकात मदर सुपीरिया से होती है। नार्सिसा के यहाँ आने से वो बहुत खुश थी। वो नार्सिसा से कहती हैं कि तुम एक पवित्र लड़की हो और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इस कम्युनिटी में आई हो। जब तुम छोटी थी तो लोग तुम्हारी पूजा करते थे। नार्सिसा यहाँ पर कुछ काम के सिलसिले से आई थी, लेकिन जब उसे मालूम चलता है कि उसे जीवन भर यहाँ पर रह करके इस संस्था की देखभाल करनी होगी तो वो थोड़ा सा नर्वस हो जाती है, क्योंकि उसने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। खैर इसके बाद सिस्टर होलिया उसे उसका कमरा दिखाती है। जब वो कमरे में अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी तो उसे ऊपर एक सामान दिखाई देता है। बॉक्स को ओपन करने के बाद उसे अंदर एक कैंची और कुछ कागज पत्र दिखाई देते हैं और इसी बॉक्स के अंदर उसे एक सिस्टर की फोटो भी दिखाई देती है जिनकी डेथ हो चुकी थी और जब वो जिंदा थी तो वो इसी कमरे में रहती थी। उसी समय अचानक से कमरे में रखी हुई कुर्सी नीचे गिर जाती है, जिसे देख करके नार्सिसा थोड़ा डर जाती है और उसी समय दरवाजे पर कोई आ करके उसके दरवाजे को पीटने लगता है। लेकिन जब वो जा करके चेक करती है तो बाहर कोई नहीं था। हाँ, लेकिन उसे दीवार पर एक ड्राइंग बनाई हुई दिखाई देती है और ये ड्राइंग आधी अधूरी थी, ये पूरा नहीं बना हुआ था। खैर इसके बाद सोने से पहले सभी लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और इस प्रार्थना में सभी लोग शपथ लेते हैं कि वो यहाँ पर रह करके जिंदगी भर भगवान की पूजा करेंगे। प्रार्थना खत्म हो जाने के बाद नार्सिसा जा करके फादर से बात करती है। वो उनसे कहती है कि मुझे नहीं पता है कि मैं ये सही कर रही हूँ या गलत, इसीलिए मुझे शक हो रहा है। तो फादर कहते हैं कि तुम्हें शक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम एक पवित्र लड़की हो और तुम इस कम्युनिटी को काफी अच्छे से चला सकती हो। अगले दिन सुबह में नार्सिसा बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में जाती है। नार्सिसा की जगह पर पहले कोई दूसरी सिस्टर थी, लेकिन अब उसके चले जाने के बाद नार्सिसा आ गई है। खैर क्लास में हमें रोसा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो ब्लैक बोर्ड पर कुछ ऐसा देखती है जिसे देख करके वो 1 नंबर कर देती है, जिसके बाद नार्सिसा उसे क्लास से बाहर जाने की परमिशन दे देती है। क्लास खत्म हो जाने के बाद नार्सिसा जा करके मदर सुपीरिया से मिलती है और मदर सुपीरिया उसे एल्बम दिखाती है जिसके अंदर उन सभी सिस्टर की फोटोज थी जिनकी डेथ हो चुकी थी। तभी वो एल्बम के अंदर देखती है कि यहाँ से एक फोटो गायब था और यहाँ पर वही फोटो था जो फोटो नार्सिसा के कमरे में था। फोटो को देखने के बाद वो यही सोच रहे थे कि आखिर उस फोटो को यहाँ पर कौन लाया और उसी समय कमरे में रखी हुई कुर्सी फिर से नीचे गिर जाती है और जैसे ही वो जा करके उसे ठीक करती है तभी दरवाजे पर आ करके फिर से कोई दरवाजे को पीटने लगता है और इस बार जब वो जा करके दरवाजे को खोलती है तो फिर से बाहर कोई नहीं था। लेकिन हाँ, दरवाजे के ठीक सामने उसे एक छोटा सा गोलाकार चीज दिखाई देता है जो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जाने लगता है और नार्सिसा भी उसका पीछा करते हुए बेसमेंट तक पहुंच जाती है और बेसमेंट में उसे एक सामान दिखाई देता है जो ढका हुआ था। दरअसल वो चीज एक सिस्टर का कटा हुआ हाथ था जिसको लेकर के वो मदर सुपीरिया के पास जाती है। हालांकि नार्सिसा उनसे पूछती है कि आखिर ये किसका हाथ है और वहाँ कैसे गया, तो वो सही बात नहीं बताती हैं बल्कि बातों को यहीं पर टाल देती हैं और ऑर्डर को पूरा करने के लिए नार्सिसा को फिर से अपने कमरे में बुलाती हैं। कुछ खाने पीने का सामान था जिसका मिलावट हो चुका था और इसीलिए नार्सिसा उसको टेस्ट करके उस सामान को अलग कर रही थी। मदर सुपीरिया नार्सिसा को ये काम करने के लिए खुद कहती हैं, लेकिन जैसे ही नार्सिसा उस चीज को खाती है तो उसे बहुत ही अजीब लगने लगता है, क्योंकि वो कोई चीज खाने के लिए नहीं थी बल्कि वो किसी का आंख था। और तभी हम देखते हैं कि वो आंखें मदर सुपीरिया का था और जैसे ही वो नार्सिसा की तरफ आगे बढ़ती हैं तो तभी उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल रात को जाके सोने के बाद वो ये सपना देख रही थी। इसके बाद जब वो क्लास में जाती है तो उसे मालूम चलता है कि क्लास में आज बच्चे कम आए हैं, क्योंकि आज बुधवार था और आज सारे बच्चे कपड़ा धोने के लिए जाते हैं। जिसके बाद नार्सिसा भी रोसा के पास जाती है और कहती है कि उस दिन तुम बोर्ड को देख करके इतना घबरा क्यों गई थी। तो वो बताती है कि उस बोर्ड पर जिसका नाम लिखा होता है वो गायब हो जाता है। आपसे पहले एक सिस्टर थी जिन्होंने दीवार पर ड्राइंग बनाई थी। ड्राइंग बनाने के बाद अचानक से उनका भी नाम बोर्ड पर लिख दिया गया और उसी के बाद से वो यहाँ से गायब हो गई। उसके बाद आप आई हो। यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता है कि वो सिस्टर
सिस्टर कहाँ गायब हुई। अब रात में सोने से पहले सभी लोग फिर से जाके प्रार्थना करते हैं और अपने ईश्वर से दुआएं मांगते हैं ताकि वो अपने गलत विचारों को दूर कर सके। लेकिन उसी समय नार्सिसा के हाथों में ढेर सारा खून आ जाता है और तभी सामने की तरफ उसे एक सिस्टर की बॉडी दिखाई देती है जो नीचे पड़ी हुई थी और वो उठ करके नार्सिसा को देख करके स्माइल कर रही थी। उसी समय सिस्टर हुलिया उसे ध्यान लगाने के लिए कहती हैं। तब उसे मालूम चलता है कि ये सब कुछ एक सिर्फ गलत सोच थी। अब रात के समय में सभी लोग अपने अपने कमरे में जा करके सो जाते हैं। जब रोसा वॉशरूम करने के लिए जा रही थी तो उसे एक आवाज सुनाई देती है और जब वो जा करके देखती है तो नल चालू था जिसे वो जा करके बंद कर देती है। लेकिन उसी समय नीचे की तरफ उसे एक कैंची भी दिखाई देती है। वो जैसे ही अपने दोस्त के साथ अपने कमरे में जाने लगती है तो तभी पानी से पूरा टब भर जाता है जिसे देख करके रोसा और उसकी दोस्त दोनों ही बहुत डर जाती हैं। जब रोसा टब के पास जाती है तो उसे टब के अंदर कुछ बाल दिखाई देता है। वो उस बालों को निकालने के बाद देख रही थी। उसे मालूम चलता है कि ये किसी लड़की के बाल हैं। उसी समय सिस्टर हुलिया यहाँ पर आ जाती हैं और उसे देख लेती हैं। कमरे में ले जाने के बाद उसे इस बात के लिए डांट रही थी कि आखिर उसके पास ये कैंची कहाँ से आई। वो कहती है कि मुझे नहीं पता। इसलिए सिस्टर हुलिया उसे एक थप्पड़ मार देती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है लेकिन वो सच बोल रही थी। इसके बाद नार्सिसा अपने कमरे में चली जाती है जहाँ पर वो आईने में किसी की परछाई देखती है जिसे देखने के बाद उसे मालूम चल जाता है कि कोई न कोई तो इस कमरे में जरूर है। और जब वो बॉक्स को चेक करती है तो इस बॉक्स में से वो कैंची भी गायब था। अब इस बात की पुष्टि करने के लिए नार्सिसा रोसा के पास जाती है। दरअसल रोसा को सजा के तौर पर एक अलग कैदखाने में बंद करके रखा गया था। नार्सिसा उससे पूछती है कि आखिर उसे वो कैंची कहाँ से मिली तो रोसा बताती है कि मुझे नहीं पता है। जब मैं वहाँ पर गई तो वो कैंची वहाँ नीचे पड़ी हुई थी। इसके बाद नार्सिसा उसे खाना खाने के लिए देती है। अगले दिन सुबह में नार्सिसा को एक सिस्टर का कपड़ा दिया जाता है और ये उसी सिस्टर का कपड़ा था जिनकी डेथ हो चुकी है और ये वही सिस्टर है जिसकी फोटो नार्सिसा के कमरे में थी। वो जैसे ही कपड़े को पहन करके तैयार होती है तो अचानक से पूरा कपड़ा टाइट होने लगता है। पूरा कपड़ा टाइट होने की वजह से उसके शरीर में काफी दर्द होने लगता है और तभी उसकी आंख फिर से खुल जाती है। दरअसल वो एक सपना देख रही थी और सपने से जगने के बाद वो फिर से अपनी क्लास लेने के लिए आती है और जब वो क्लास अपनी ले रही थी तो रोसा भी क्लास में बैठी हुई थी। उसे बोर्ड पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देख करके उसके होश उड़ जाते हैं और वो क्लास से भाग करके बाहर की तरफ चली जाती है। दरअसल बोर्ड के ऊपर अपने आप से ही किसी ने उसका नाम लिख दिया था। यह देख करके नार्सिसा भी काफी हैरान हो जाती है क्योंकि बोर्ड के पास कोई नहीं गया था। इसके बाद नार्सिसा रोसा के पास जा करके उसे बात करती है और उसे बताती है कि तुम बिल्कुल सही हो, मैंने भी महसूस किया है यहाँ पर कोई न कोई जरूर है जो ये सब कर रहा है, लेकिन वो क्यों कर रहा है हमें नहीं पता है और इस बात का पता लगाने के लिए हमें फिर से वो ड्राइंग पूरी करनी होगी क्योंकि ड्राइंग को पूरा करने के बाद जो कोई भी यहाँ पर है वो फिर से इनसे आकर के मिलेगी। इसीलिए दोनों लोग मिल करके उस ड्राइंग को पूरा कर देते हैं जो अधूरा था। लेकिन कुछ समय के बाद भी नार्सिसा को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन रोसा को उस सिस्टर की आत्मा बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो नार्सिसा को बताती है कि वो बिल्कुल ठीक तुम्हारे पीछे खड़ी है। नार्सिसा जैसे ही पीछे मुड़ करके देखती है इतने में रोसा यहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद नार्सिसा बहुत डर जाती है और वो ऊपर नीचे जा करके रोसा को ढूंढने लगती है, लेकिन नार्सिसा को वो कहीं पर नहीं मिलती है। नार्सिसा को अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो डर करके कहीं छुप गई है, इसलिए वो उसके दोस्त के साथ मिल करके उसे ढूंढने लगती है। तभी दरवाजे के पीछे से एक आवाज आती है और नार्सिसा दरवाजे के अंदर चली जाती है और अंदर जाते ही वो दरवाजा भी अचानक बंद हो जाता है। दरअसल अंदर फादर थे जो नार्सिसा को पुकार रहे थे, लेकिन जैसे ही अंदर आती है तो उसके पास ढेर सारे हाथ आ करके उसे परेशान करने लगते हैं। वो जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से दरवाजे को खोल करके बाहर की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो भाग करके बाहर की तरफ जाती है तो एक और दरवाजा खुलने लगता है और वो देखती है कि किसी ने रोसा को फांसी से लटका करके उसे जान से मार दिया है। खैर अब रोसा की मौत हो चुकी थी। इस बात को लेकर के सभी लोग बहुत परेशान थे क्योंकि सबको पता था कि बोर्ड पर अगर उसका नाम लिखा गया है तो उसकी मौत जरूर होगी। नार्सिसा भी बहुत ज्यादा परेशान थी और वो बार बार अपने आप को ही कोस रही थी क्योंकि अगर वो रोसा के साथ मिल करके ड्राइंग को पूरा नहीं की होती तो आज ये सब नहीं होता। वो परेशान हो करके अब इस जगह को छोड़ करके जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि अचानक से पूरा चांद काला पड़ चुका है। एक तेज रोशनी के साथ उसके सामने एक मदर आती हैं। वो जैसे ही उसके चेहरे पर हाथ रखती हैं
तो नार्सिसा को कुछ दिखाई देने लगता है। नार्सिसा देखती है कि आज से काफी समय पहले कुछ बुरे लोग इस कम्युनिटी में आए थे और वे लोग यहाँ पर आने के बाद सभी सिस्टर को बहुत ही बुरे तरीके से परेशान किया। यह सब देखने के बाद नार्सिसा को पूरी सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। सभी लोग उसे उठा करके दोबारा से कम्युनिटी में लेकर आते हैं। ठीक उसके सामने मदर सुपीरिया बैठी हुई थी। वो उनसे उस बॉक्स को लाने के लिए कहती है जो उसके कमरे में रखा हुआ था और बॉक्स में से उस सिस्टर की फोटो निकालती है जिनकी डेथ हो चुकी थी। इसके बाद नार्सिसा मदर सुपीरिया को बताती है कि ये फोटो सिस्टर सोकोरो का है। ये वही है जिनके साथ उन लोगों ने गलत काम किया था। यह सुनने के बाद मदर सुपीरिया को मालूम चल जाता है कि नार्सिसा को सब कुछ मालूम चल चुका है। जब उन लोगों ने सोकोरा के साथ गलत काम किया था तो कुछ महीने बीत जाने के बाद सोकोरा ने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन वो इस समय इस बात को लेकर के ज्यादा परेशान है कि एक पवित्र लड़की के साथ वे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो अपनी आँख पर से पट्टी को हटाने के बाद आंखों को जा करके साफ करने लगती है। उसी समय नार्सिसा के सामने सिस्टर सोकोरा का आत्मा आ जाती है। दरअसल वो अपने बदले को लेने के लिए आज भी उसकी आत्मा भटक रही थी। वो अपने हाथों में ली हुई फूल को नार्सिसा को देती है और जैसे ही सोकोरो नार्सिसा को छूती है तो उसे कुछ दिखाई देता है। नार्सिसा देखती है कि कुछ सालों के बाद जब सोकोरा की बेटी बड़ी हो गई थी तो वो अचानक से एक दिन बीमार पड़ गई थी। सिस्टर सोकोरा अपनी बच्ची को लेकर के हॉस्पिटल लेके जाना चाहती थी, लेकिन जो बाकी की सिस्टर थी वो नहीं चाहती थी कि वो उन्हें लेकर के हॉस्पिटल जाए। ये लोग उसके बुखार को कम करने के लिए उसे टब में डुबा रहे थे नहाने के लिए, लेकिन गलती से उसके सर में चोट लग जाती है और सोकोरा की बेटी की मौत हो जाती है। हालांकि ये गलती से हुआ था, लेकिन सोकोरा को बहुत ही बुरा लगता है। बेटी की मौत हो जाने के बाद उसने डिसाइड किया कि अब वो भी जिंदा नहीं रहेगी, इसलिए वो जा करके अपने ही कमरे में फांसी लगा करके अपने आप को मार देती है। कुछ समय के बाद जब सिस्टर हुलिया उन्हें आकर के देखती है तो उन्हें भी बहुत दुख होता है। जब सब कुछ नार्सिसा देख लेती है तो उन्हें सिस्टर्स के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। उसी समय एक छोटे से कमरे के दरवाजे को कोई पीटने लगता है। दरअसल वो सिस्टर सोकोरो थी जो आज भी दरवाजे को खोलने के लिए कह रही थी ताकि वो वहाँ से आजाद होकर के अपना बदला ले सके। जिस दरवाजे को इन लोगों ने आज कई सालों से बंद करके रखा था, नार्सिसा उसे खोल देती है और जब सिस्टर हुलिया को मालूम चलता है कि नार्सिसा ने दरवाजे को खोल दिया है तो वो नार्सिसा से कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद सिस्टर सोकोरो का आत्मा हुलिया के सामने आ जाती है। सिस्टर हुलिया को मालूम था कि वो अपनी बच्ची का बदला पूरा करने के लिए आई है और ठीक उसी समय सिस्टर हुलिया का नाम बोर्ड पर लिख उठता है। वो मदर सुपीरिया के गले को दबा करके उन्हें जान से मार देती है। इधर सिस्टर हुलिया अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट की तरफ चली जाती है, लेकिन उसका पीछा करते हुए सिस्टर सोकोरो भी यहाँ पर आ जाती है और उसके ऊपर एक सामान गिरा करके उसके मुंह को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ देती है, जिसकी वजह से सिस्टर हुलिया की भी मौत हो जाती है। और इस तरीके से सिस्टर सोकोरो अपनी बेटी के मौत का बदला ले लेती है। यहाँ से सीन कट करके हमें बहुत समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिस्टर नार्सिसा बहुत बूढ़ी हो चुकी है और वो अब अकेले ही इस संस्था को चला रही थी और उसकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग इस संस्था में शामिल भी हुए थे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।